हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में उत्पन्न हुए एक बहुत बड़े संकट के बारे में। हमारे जो उत्तर पश्चिम के राज्य हैं, हो सकता है वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए। ऐसा क्या हुआ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं, एक रेमल नाम के तूफान ने बहुत जल्दी हमारे जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश है, उस रीजन पे यहाँ पर हिट करने वाला है। लगभग 1 लाख से अधिक की पॉपुलेशन को यहाँ से डाइवर्ट करा जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये आप मेरे पीछे फोटो देख ही रहे हैं। ये एक बवंडर सा आपको दिख रहा है, समुद्र के अंदर उठा ये एक बवंडर, हवाओं का समूह यहाँ से समुद्र से उठता हुआ आसमान के अंदर मिक्स होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा क्या एक भयावह घटना है, जिसके अंदर ये बहुत सारे जान माल की यहाँ पर हानि कर सकता है। इसी श्रेणी में खबर निकल कर आती है क्या, साइक्लोन रेमल अप्रोचेस द बांग्लादेश कोस्ट लैंडफॉल इन नेक्स्ट 2 और 3 आवर्स। लगभग 8 से 10 घंटे पुरानी खबर है। अभी के समय तक आते आते ये काम हो चुका होगा। लैंडफॉल क्या होता है? जब भी कोई साइक्लोन या बोला जाए तूफान, समुद्री तूफान हमारे जो भूमि है या लैंड से क्या होता है, टकराता है, उसे लैंडफॉल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है। लगभग 2 से 3 घंटे में ये खबर निकल कर आई थी। अभी तक ये घटनाक्रम घटित हो चुका होगा। खबर क्या है तो और डिटेल में इसे देखते हैं। रेमल तूफान पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके के कैनिंग में लैंडफॉल हुआ है। पश्चिम बंगाल के सागर आइसलैंड और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और साथ ही साथ तेज बारिश हो रही है। तो इस स्थिति में इस 100 तेज बारिश के पूरे घटनाक्रम के साथ साथ यहाँ पर रेमल नाम का तूफान भारतीय सीमा और साथ ही साथ बांग्लादेश की सीमा से यहाँ पर हिट करने वाला है। ये हमारे सामने आप मैप देख ही रहे हैं। मैप में ये है हमारा प्यारा भारत, वो प्यारे भारत के पास में ये वाला क्षेत्र है जिसे हम पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के पास में दे रखा है बांग्लादेश। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उसके पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र बंगाल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने अपनी जो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांट दिया था, एक पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर हमने इस पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके, पूर्वी पाकिस्तान को समाप्त करके यहाँ पर बांग्लादेश नए देश का गठन करा था। तो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश के पास में पश्चिम बंगाल है। इस पूरे क्षेत्र में ये जो तूफान है, इस तूफान का कहर देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड में आप देखेंगे, इस साइड यहाँ पर पूरे के पूरे घटनाक्रम को दर्शाया गया है। लगभग 24 तारीख से ये तूफान उठकर आगे बढ़ा था और धीरे धीरे 27 तारीख तक ये लैंडफॉल करने वाला है। मतलब आज की डेट में ये लैंड में टकराने वाला है और 28 तारीख से 29 तारीख के बीच में ये तूफान समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये रेमल नाम का तूफान है। 24 तारीख को यहाँ पर शुरू हुआ था 12 AM के आसपास। 24 तारीख से यहाँ पर ये चलना शुरू हुआ था, धीरे धीरे 24 से 25, 26 26, 26 से 27 को ये आज यहाँ पर हिट करने वाला है। 28 को हिट करते करते ये समाप्त हो जाएगा। रेमल इसका नाम है। हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम है लगातार वो बचाव कार्य में लगी हुई है, राहत कार्य में लगी हुई है, क्योंकि जब जब तूफान आते हैं तो तेज बारिश होती है। तेज बारिश के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र विशेष होते हैं, उन क्षेत्र विशेष में पेड़ गिरना, तूफान आना, यहाँ पर तेज बारिश होना है, तेज हवाएं चलना है, ये सारी के सारे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। जब जब ये होता है तो इससे बड़े जान माल की हानि होती है। लोगों के घरों से चद्दरें उड़ जाती हैं, रखे सामान उड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो भयावह सामान होते हैं, भारी सामान होते हैं, वो भी इस तूफान के साथ में यहाँ पर चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो NDRF की टीम है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो भी पूरे बचाव कार्य के साथ में यहाँ पर लगे हुए। एक फोटो के रूप में देखना चाहें तो ये तूफान किस तरीके का होता है, तो ये एक फोटो है जिसके अंदर आप इस तूफान को देख सकते हैं। ये जो तूफान होता है इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे क्या बोला जाता है, आई, आग के नाम से जाना जाता है। और ये जो जितने भी तूफान होते हैं ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम घड़ी को देखते हैं तो घड़ी यहाँ से 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 यूं 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 करती करती घूमती जाती है। तो जब भी कोई इस प्रकार से घूमता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के विपरीत जब कोई चीज घूमती है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। यहाँ पर एक फोटो में आपको दिखा देता हूँ। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड मैप को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए, ऊपर और नीचे, तो बीच का हिस्सा कहलाता है इक्वेटर, 0 डिग्री जिसे बोला जाता है। 0 डिग्री के ऊपर जितने भी तूफान आते हैं उसे सदर्न नॉर्दर्न क्षेत्र बोला जाता है। नीचे वाला क्षेत्र सदर्न क्षेत्र कहलाता है। ठीक है,
नॉर्दर्न क्षेत्र में जितने भी तूफान आएंगे वो सारे के सारे तूफान एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सदर्न क्षेत्र में जितने भी तूफान आएंगे वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन करा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर ये जो हवाएं होती हैं यहाँ से इस प्रकार से ट्रेवल करती है, ठीक है, न्यू ट्रेवल करती है और ट्रेवल करते करते फिर ये टर्न लेती है। अभी इसको मैं और थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले हमारे फोटो के ऊपर आ जाए। ये जो फोटो है ये क्या है, तूफान का फोटो है, एक साइक्लोन का फोटो। साइक्लोन के फोटो में बीच में यहाँ पे आपको एक आंख दे रखी है, ठीक है, और उसके आसपास एंटी क्लॉकवाइज ये क्या होता है, चक्रा सर्कल घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, तूफान कैसे बनता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये पूरा का पूरा समुद्र, ठीक है, ये पूरा समुद्र है। अभी इस फोटो को भूल जाइए। इस समुद्र के क्षेत्र में एक छोटा सा एक आइसलैंड है, आइलैंड मान लेते हैं। ये आइलैंड है। धीरे धीरे जब भी क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष का तापमान बढ़ता जाता है, तो तापमान बढ़ेगा तो उस क्षेत्र की जितनी भी हवाएं होती हैं वो हल्की हो जाती हैं। जब जब क्षेत्र विशेष का तापमान बढ़ेगा, हवाएं हल्की होंगी, और हवाएं हल्की होती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती हैं। जब जब तापमान घटेगा तो ये हवाएं नीचे बैठने का काम कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब जब तापमान बढ़ेगा तो ये आइसलैंड है, आइसलैंड से ये क्या हो जाएगी, हवा ऊपर की तरफ चल जाएगी। ये आइसलैंड का वो हिस्सा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हवाओं का नियम ये है कि ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में ट्रेवल करती है। तो मान लीजिए ये जो क्षेत्र खाली हो गया है, जहां से हवा कहाँ चली गई है, ऊपर चली गई, तो ये क्षेत्र खाली हो गया, तो इसको बोलेंगे हम निम्न दाब का क्षेत्र। अब निम्न दाब का क्षेत्र है, तो इस निम्न दाब के क्षेत्र में अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई जगह खाली, तो इसके आइट साइड जितनी भी क्या होगी, चीजें होगी, जितनी भी हवा होगी, वो इसके अंदर आने का प्रयास करेगी, धीरे धीरे इसके अंदर आने का प्रयास करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने एक एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझाऊं, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर आपने एक वो गेम बहुत खेला होगा, चेयर रेस नाम से, ठीक है। चेयर रेस में क्या होता है, कुछ एक चेयर रखी रहती है, उसके आसपास वो उस चेयर से ज्यादा लोग सर्कल में चक्कर काटते रहते हैं, और चक्कर काटने में क्या होता है, उसमें धीरे धीरे एक एक चेयर एलिमिनेट हो जाती है। पर मान लीजिए हम उसे एलिमिनेट ना करें और वहां पे लोगों को भी ना बैठने दिया जाए, तो क्या होगा, वो सर्कल घूमता रहेगा। उस सर्कल पे लोग बैठने के लिए क्या करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मैं बैठूंगा, या उसकी होड़ में दौड़ते रहेंगे कि हम बैठेंगे, इस पे हम बैठेंगे, हमको मौका मिलेगा। वैसे ही इस आइसलैंड से मान लीजिए हवा गर्म हुई, इस क्षेत्र को उसने खाली करा, तो ये क्षेत्र खाली हो गया। इसके आइट साइड जितना भी क्षेत्र होगा वहां से हवाएं न्यू इसके अंदर आने का प्रयास करेंगी। पर ये जो प्रेशर है सभी तरफ से बराबर लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कोई सी भी हवा इस क्षेत्र से इस सेंटर में आने का प्रयास, इस सेंटर में नहीं आ पाएगी। तो उससे क्या होगा, प्रेशर बनता जाएगा, हवा बनती जाएगी, ऐसे धीरे धीरे ये सर्कल घूमता जाएगा और हवाओं का ये रुख एक भवंडर का रूप ले लेगा। तो होगा क्या, बीच का जो सेंटर है वो खाली वैसे रहेगा ही पूरे टाइम, पर हवाएं अपने आप को इसमें बिठाने के लिए प्रेशर लगाती जाएंगी। और राइट साइड से समुद्र अनंत है, समुद्र अथाह है, तो उसका जो प्रेशर है, उसकी जो हवाएं इसके ऊपर गोल गोल घूमते एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती, ठीक है। और इसको पूरी की पूरी पावर कहां से मिलती है, समुद्र से मिलती है, समुद्री हवाओं से मिलती है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये क्षेत्र विशेष या बोला जाए तो तटीय इलाकों में आने का प्रयास करते हैं। समुद्री हवाएं इसे तटीय इलाके में ढकेल देती हैं, और जैसे जैसे ये तटीय इलाकों में आता है तो फिर क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा क्या नुकसान करता है। इसका मैंने आपको बता दिया, बीच वाला पॉइंट है उसे आई बोला जाता है, और राइट साइड की जो भी क्या है, इसकी जो रेज होती है उसे आई वॉल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से साइक्लोन बनता है, और साइक्लोन बनने के बाद में ये ट्रेवल करता है, ठीक है। अब आपके सामने एक प्रश्न उठता होगा, ये साइक्लोन बनने का कोई सीजन होता है क्या, साइक्लोन कब बनते हैं? तो साइक्लोन बेसिकली गर्मी के मौसम में बनते हैं, क्योंकि हवा, साइक्लोन बनेगा कैसे, जब कई जगह में हवा खाली होगी, या बोले तो कोई हवा अपना क्षेत्र छोड़ेगी और उसकी क्षेत्र क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो दूसरी हवा उस पर आने का प्रयास करेगी। और ये हवा क्यों खाली होगी, क्योंकि हल्की हो रही, हल्की क्यों होगी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो जगह खाली, दूसरी हवा आके बैठने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो साइक्लोन है, साइक्लोन ये पूरे का पूरा हमारा जो विश्व का मैप है, इसको तो मैं बता ही चुका हूं, पर इधर कुछ नाम दे रखे, ठीक है। अलग अलग दुनिया के अलग अलग इलाके में साइक्लोन के लिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी के आसपास के क्षेत्र में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चाइना सी में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है।
हिंद महासागर में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से, जापान में इसे टाइफू, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसे विली और फिलीपींस में इसे बाइगो, साथ ही साथ अमेरिका में इसे हिरिकेन या टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके अंदर इन नामों का विशेष महत्व होता है, तो आप इसे याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, ये जो बवंडर उठता है, ये हवा, समुद्री हवाओं के कारण ये प्रेशर बनता है, तो इसमें जो क्या है, इसकी गति होती है, बड़े मायने रखती है। इसकी जो गति होती है लगभग यहाँ पर 100 किलोमीटर के आसपास रहती है, तो कम गति का बवंडर बोला जाएगा, मतलब इसे ज्यादा हानिकारक नहीं बोलेंगे, पर लगभग ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दौड़ता है तो यहाँ पर इसे भयावह या ज्यादा खतरनाक बोल सकते हैं। और जब ये 250 किलोमीटर की गति को पार कर देता है तो ये एक विनाशकारी तूफान या विनाशकारी साइक्लोन का रूप ले लेता है। ठीक है, क्षेत्र विशेष में जब ये तटीय इलाकों के आसपास बढ़ता जाता है, तटीय इलाकों के क्षेत्र में एंटर होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है, मई जून में क्यों आते हैं सबसे ज्यादा साइक्लोन? वैसे ये हमारे देश में पहला साइक्लोन, इस साल का पहला साइक्लोन। ठीक है, अभी और साइक्लोन आ सकते हैं, ये अभी शुरुआत है। मई जून में क्यों आते हैं? तो मई जून में आने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखिए ना, हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर 40-45 डिग्री के आसपास का तापमान बढ़ रहा है। जब यहाँ पर समुद्र का भी नियम है, समुद्र का नियम है कि जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, जब तापमान घटेगा तो धीरे धीरे तापमान घटेगा। और हमारे यहाँ का तापमान 40-45-50 डिग्री हो रहा है, तो वैसे ही समुद्र का तापमान भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसके पानी का तापमान बढ़ेगा। मैंने आपको बताया एक आइसलैंड के माध्यम से कि समुद्र में कोई क्षेत्र विशेष में अगर गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ेगी तो उस क्षेत्र विशेष की वायु ऊपर उड़ जाएगी, वो क्षेत्र खाली, तो इसको भरने के लिए आइट साइड की हवा आने का प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से ये बवंडर बनते हैं, ये साइक्लोन बनते हैं। और मई जून में इसलिए आते हैं क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो वहां से उस क्षेत्र विशेष की जो हवाएं उस क्षेत्र को छोड़कर हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, इसलिए मई जून के अंदर ही ये साइक्लोन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, पिछले साल 113 सालों के डेटा के अनुसार अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी में 61 और अरब सागर में लगभग 32 साइक्लोन आए थे। वैसे ये हमारे इस साल का पहला साइक्लोन है। इसके नामकरण किस हिसाब से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम रेमल है, तो रेमल नाम किसने रखा है? इसके मम्मी पापा होते हैं क्या? नहीं, ये क्या होता है, जिस क्षेत्र विशेष में आता है तो उस क्षेत्र विशेष के जो देश है उसका नाम रखते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन की एक क्या है, पैनल है, एक यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिकल एंड द सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड पैसिफिक, जिसे स्केप नाम से जाना जाता है। इस स्केप पैनल में लगभग 13 देश है। 13 देश में ये 13 देशों ने लगभग अपनी तरफ से 13 नाम सजेस्ट कर रखे हैं। तो लगभग 169 यहाँ पर क्या है, नाम। इन नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाया जाता है, देशों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाया जाता है और उनके हिसाब से फिर नाम का यहाँ पर नामकरण किया जाता है। यहाँ पर 13 देशों के पैनल में भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन आदि देश इसके अंदर शामिल है। इन सभी देशों ने 13 नाम दिए हैं। फिलहाल की स्थिति में जो रेमल नाम है, रेमल किसके नाम पर रखा गया है? तो रेमल एक देश है ओमान, ओमान ने इस नाम का सजेशन दिया है। ओमान ने यहाँ पर रेमल नाम दिया है। रेमल का मतलब होता है सैंड, सैंड मतलब मिट्टी। तो ये एक ऐसा तूफान है जो मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है। ठीक है, ये जो घटनाक्रम था, खबर मैंने आपको बता दी है। फिलहाल की स्थिति में इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम, एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र विशेष में यहाँ पर बचाव कार्य चलाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल ब्रांचेस फॉर रेमल फ्लाइट एंड द ट्रेन कैंसल, जितनी भी ट्रेन थी वो कैंसिल कर दी गई हैं, जितनी फ्लाइट थी उन फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया है। रेलगाड़ियों के पहियों तक को बांध दिया है कि भैया इतना ज्यादा, इतना भयावह तूफान आता है कि रेलगाड़ी के पहिए ही निकल के क्या होते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। वो भी इस तूफान में क्या होते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देते हैं। तो कार, साइकिल, बाइक, जो तटीय इलाके हैं वहां पर नाव, शिप्स, इनको भी बांधने का या इनको संभालने का काम बहुत तेज गति से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब तूफान आएगा तो ये अपने साथ ले जाएगा, लोगों का नुकसान होगा। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जिनके अंतर्गत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके अंदर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ये भी क्या है, पश्चिम बंगाल के बहुत पास में लगे हुए हैं। तो ये जो बंगाल, प्रमुखता बंगाल के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पर बंगाल से ये सटे हुए राज्य हैं तो इनमें भी क्या होगा,
बहुत ज्यादा इनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो भारत सरकार द्वारा वेदर रिपोर्ट में यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो आपातकालीन बैठक करी है, आपातकालीन बैठक में इसमें क्या क्या बचाव कार्य के लिए काम किए जाने वाले हैं, क्या पूरी एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग को समझने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर सुंदरवन के इलाके में लगभग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लगभग 1,10,000 से ज्यादा लोगों को शेल्टर हाउसेस में सुरक्षित भेज दिया है, जिससे कि जान माल की ज्यादा हानि ना हो। एनडीआरएफ की 16 टीम गठित कर दी गई है, जिससे कि राहत कार्य, बचाव कार्य शीघ्र किया जा सके। साथ ही साथ हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। जान इनकी भी खतरे में, जान लोगों की भी खतरे में। जो लोग समुद्र के अंदर मछुआरे घूम रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम, इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम उन्हें बचाव कार्य के लिए मतलब वार्निंग दे रही है, भैया इस क्षेत्र विशेष को छोड़ दो, इस समुद्र से शीघ्र बाहर आ जाओ, यहाँ पर अभी तूफान हिट करने वाला है। इनका भी जीवन है, पर ये अपने जीवन को दांव पर लगाकर देशवासियों की सेवा में, देशवासियों की सुरक्षा में तत्पर खड़े हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट चल रहा है लंबे समय से, तो हमें एक सीख मिलती है कि जब जब हमारे द्वारा टैक्स देने का बारी आए तो हमें बड़ी तीव्र गति से और खुले हाथ से टैक्स देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी टैक्स से इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करी जाती हैं, उसी टैक्स से बचाव कार्य संचालित होते हैं, उसी टैक्स से राहत कार्य संचालित होते हैं, उसी टैक्स से शेल्टर हाउस में खाना मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि टैक्स का हम क्या करें, समय अनुसार पेमेंट करते रहें। बाकी तो ये क्या है, वही पूरा का पूरा जो क्षेत्र विशेष है, क्षेत्र विशेष में बचाव कार्य, राहत कार्य चल रहा है। आज 27 तारीख है, 27 तारीख के जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक तो ये तूफान हिट कर चुका होगा, उस लैंड एरिया में लैंडफॉल हो चुका होगा। 28 से 29 तारीख के आसपास ये तूफान थम जाएगा, फिर बचाव कार्य और राहत कार्य चालू होगा। ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम से अगर आपको थोड़ा सा भी क्या होता है लाभ मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करिए। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको भविष्य में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जिससे इससे संबंधित अन्य प्रकार की और भी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, करंट अफेयर से रिलेटेड समय अनुसार आपके पास में प्रेषित होते रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।